कोमल है कमज़ोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जब कोई जीवन देने वाली मौत भी तुझसे आ रही है। सो आज ऐसी ही एक शख्सियत से आपको रूबरू करवाने जा रहा हूँ, तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे बहुत ही अच्छे मैम शिनाया जी। अस्सलाम वालेकुम शिनाया मैम। वालेकुम सलाम। और सुनाइए कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत कैसे? ठीक ठाक? बिल्कुल करम और खुदाया। शुक्र अल्लाह। जी। तो शिनाया जी, हाँ जी। सबसे पहले तो आपको नव वर्ष की, क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारकबाद। सेम टू यू सर, सेम टू यू। तो खुदा करे ये नया साल हम सभी के लिए खुशियाँ, खुशामदी सब कुछ लेके आए और आमीन। हर एक के, हर किसी के जो कहते हैं ख्वाब हैं वो पूरे हों। आमीन। ठीक है ना? लेकिन ये जो ख्वाब होते हैं ना, ये एक दिन में नहीं बनते। बिल्कुल। इन ख्वाबों को पूरा करने के लिए ताउम्र लग जाती है। तो आज आपसे रूबरू हुए हैं, तो सबसे पहले तो ये पूछना चाहेंगे कि आप इस फील्ड में आए कहाँ, कैसे? सर एक्चुअली थोड़ा सा मैं पहले बताना चाहूँगी अपने बारे में कि आपने जैसे मेरा तारुफ कराया शनाया कहकर, तो मेरा जो असली नाम है वो नीलोफर है और इसके मायने होते हैं कमल का फूल। ओके, नाइस। तो फूल जैसी ही थी मैं बचपन में इसलिए मेरा नाम नीलोफर रखा गया था। लेकिन जो शनाया नाम है वो निक नेम है और इसका मतलब होता है सूरज की पहली किरण। ओके, क्या तो इन दोनों नामों का मेरी लाइफ में बहुत असर पड़ा है, क्योंकि जिस परिवार में मैंने जन्म लिया, कहते हैं कि कीचड़ में ही कमल खिलता है। मैं परिवार को तो खैर चलो कीचड़ नहीं कह रही हूँ, खुद को कमल कह रही हूँ, लेकिन जज्बातों की कमी थी, हालात, हाँ, दौलत की कोई कमी नहीं थी, शोहरत की कोई कमी नहीं थी, जज्बातों की कमी थी, रिश्तों की कमी थी, मोहब्बत की कमी थी, अपनेपन की कमी थी। तो मेरा जन्म हुआ और एक मोहब्बत पनपी, एक जज्बात पनपा मेरे रूप में। तो सब जैसे पापा ने ही मुझे पाला है, मदर तो मुझे नहीं पता माँ क्या होती है, ठीक है, और पापा ने ही बचपन से पाला, पापा ने ही सब कुछ किया, पापा ने परवरिश भी बेटों की तरह ही करी। मतलब एक जो दौलत की और शोहरत की कीचड़ में बोलूँगी वो थी, उसमें एक कमल पनपा था, वो मैं थी। उसके बाद जो शनाया, शनाया का मतलब होता है सूरज की पहली किरण। अब जैसे आपने कहा कि इस फील्ड में आप कैसे आए, तो जैसे सर सूरज की पहली किरण उगती है अंधेरे को चीरती हुई, उसी तरह से मैं इस फील्ड में आई हूँ, पर उससे पहले की जर्नी बहुत ज़्यादा लंबी रही है। तो आगे चलते हैं आपकी एजुकेशन पे। जी। तो क्या आप अपनी एजुकेशन के बारे में हमसे कुछ गुफ्तगू करेंगे कि आपने कहाँ से तरबियत ली, तालीम ली? बिल्कुल। सर देखिए, पढ़ने का बड़ा शौक़ रहा है, मोहब्बत थी किताबों से। और मैं शायद 1.5 या 2 साल की थी, मेरा एडमिशन हो गया था। मुझे इतना शौक़ था कि मैं भाइयों के साथ कागज़ लेके ही स्कूल चली जाती थी और बहुत जल्दी चलना भी स्टार्ट कर लिया था, बहुत जल्दी बोलना स्टार्ट कर लिया था। तो टीचर बोले कि इस बच्चे को सब कुछ आता है, आप इसका एडमिशन करा दो। तो हमेशा मतलब किताबों से प्यार रहा, इंटर तक बहुत अच्छे से पढ़ाई करती रही। लेकिन उसके बाद सडनली एक मतलब एक ऐसा फेज़ आ गया कि हमारी फैमिली में ये होता है कि लड़की बस 16-17 साल की हुई इसकी शादी कर दो, है ना। और बड़ा मैं अपने ऊपर नाज महसूस करती हूँ कि कभी भी स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम, चलो कॉलेज तो मेरा शादी के बाद स्टार्ट हुआ था, कभी भी कहीं कोई अफेयर नहीं रहा, किसी से नाम नहीं जुड़ा। और मेरे पापा को भी इस बात पे मुझ पे नाज था। किताबों से प्यार था, किताबें छीन ली गई, शादी करा दी गई। पर उसके बाद भी जो एक प्यार होता है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होता, चाहे वो किसी भी चीज़ से हो। किताबों से प्यार रहा तो ससुर साहब से बोला मैंने कि जी मुझे पढ़ना है, तो उन्होंने BA कराया, MA कराया, LLB कराया एंड आई वॉज टॉपर ऑफ माई लॉ कॉलेज। MA मैंने फर्स्ट में किया, BA मैंने फर्स्ट डिवीज़न से किया। बहुत शौक़ था पढ़ने का और अभी मैं जर्नलिज्म कर रही हूँ। ओके शनाया जी, तो चलिए अब अपने परिवार के बारे में कुछ बात करते हैं। जी। तो आपके परिवार में कौन कौन है? परिवार के नाम पे मेरे पास सिर्फ मेरा बेटा है, और परिवार ही नहीं पूरी दुनिया है। क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी, तो देखिए जब शादी से पहले वो उम्र नहीं थी सपने देखने की, ठीक है, मैं पढ़ाई में जैसे मैंने बताया उसमें लगी रहती थी। और शादी के बाद जो एक्सपीरियंस हुआ, हिम्मत ही नहीं हुई सपने देखने की फिर, ठीक है। तो शादी भी बहुत बड़े घर में हुई थी और जिनसे मेरी शादी हुई थी वो हमारे जो एरिया था वहाँ के सबसे हैंडसम लड़का था, सबसे हैंडसम। और मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ स्कूल में प्रिंसिपल, प्रोफेसर, है ना। लेकिन वहाँ पर भी कमी वही रही थी कि जो मेरे हस्बैंड थे उनको भी सिर्फ पैसे की दौड़ थी कि सिर्फ हमें पैसे के पीछे दौड़ना है, हमें नहीं पता रिश्ते क्या होते हैं, हमें नहीं पता मोहब्बत क्या होती है, हमें नहीं पता अपनापन क्या होता है, ठीक है।
तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बच्चा भी इस कंडीशन से गुजरे। हालांकि मैं देखिए कोई भी औरत बहुत इजीली अपने घर की दहलीज नहीं लांघती, सही बात है। ठीक है, लेकिन मैंने वो दहलीज लांघी सिर्फ अपने बेटे को एक अच्छी परवरिश देने के लिए, क्योंकि जो मेरे सास ससुर ने अपने बच्चों को नहीं दे पाए, वो सिर्फ एक पैसा कमाने की मशीन बन के रह गए, उनके अंदर जज्बात नहीं था। मैं बचपन से बहुत जज्बाती हूँ, मैं बहुत इमोशनल हूँ, तो मुझे ये था कि एक मेरा बेटा उस तरह का ना बने, और बच्चे के साथ भी बिहेवियर फिर आपका अच्छा नहीं। हाँ, ये बात एक तो माँ अपने साथ सहन कर लेगी, बच्चे के साथ सहन नहीं होता। बच्चे के साथ सहन नहीं होता। तो एक हमारे में, आप तो मुस्लिम फैमिली से हैं, तो मैं कहना चाहूँगी, आपको शायद पता हो, जनता को बताना चाहूँगी कि तलाक जो होता है वो 2 तरह का होता है। वैसे कई तरह का होता है, लेकिन जो मेन है वो 2 तरह का होता है। कि एक तो होता है तलाक, जिसमें पति कह देता है पत्नी से कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता और तुम जा सकती हो, ठीक है, वो तलाक 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 जो अभी खैर खत्म हो गया, लेकिन एक सिस्टम ये होता है ना, 3 तलाक जिसको बोलते हाँ। एक होता है खुला। खुला खुला जो होता है उसमें पत्नी कहती है कि मैं अब नहीं सहन कर सकती हूँ, मैं इस बंदे के साथ अब ये सब्र का बांध टूट चुका है जी, ठीक है, तो वो मैंने खुला लिया था। लोग देखिए जो लोग होते हैं, जो इंसान होते हैं दुनिया में, हम उसकी ज़बान नहीं रोक सकते जी। तो वो कह देते हैं छुट्टी हुई है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी, मैं छुट्टी हुई नहीं हूँ, मैंने छोड़ा है। मैंने छोड़ा है उसूलों के लिए, मैंने छोड़ा है सिद्धांतों के लिए, मैंने छोड़ा है मोहब्बत, इज्जत और जज्बात के लिए, अपने बेटे के लिए। मैं लाखों करोड़ों की दौलत उनको ठोकर मार के आई हूँ। मेरे ससुर के शब्द जो मेरे लिए थे वो ये थे कि बेटा देख, हमें पता है अगर इसकी तेरे से नहीं निभी, इसकी शनाया से नहीं निभी, तो इसकी किसी से नहीं निभ सकती, लेकिन हम अपना घर जो जिसमें आप रह रहे हो वो भी आपके नाम कर देंगे, आपके बच्चे के नाम दुकानें कर देंगे, आप मत जाओ। पर मैं वो लाखों करोड़ों की दौलत छोड़कर आई हूँ, ठोकर मार के आई हूँ। पापा के घर की अगर मैं बात करूँ, जब मेरा डाइवोर्स हुआ तो मायका तो देखो मेरा तब भी नहीं था जब मतलब मेरी शादी नहीं हुई थी, है ना, और जिसकी लड़की की तलाक हो गई फिर तो मायका बहुत कम ही से होता है ना। तो पापा की दौलत और ससुर की शोहरत सिर्फ मैं मोहब्बत और इज्जत की खातिर छोड़ कर आई हूँ। तो अब जो कुछ है मेरा बेटा है सब कुछ। बहुत बढ़िया जी शिनाया, देखो जो लिखा है किस्मत में वो मिलता है, बिल्कुल, ठीक ना। हम बिल्कुल। किसी चीज़ को ये नहीं कह सकते कि ये मैंने जबरदस्ती हुआ या मैंने किया, जो भी किया ना, हालात इंसान को मजबूर कर देते हैं। लेकिन चलो, आप तो इतने डेरी थे, इतने हिम्मती थे, हौसले वाले थे, जो आपने ये स्टेप ले लिया। हर लड़की ये स्टेप नहीं ले सकती जी, ठीक है। तो जो आज जो आने वाली जनरेशन है, ठीक है ना, उसमें तो इमोशंस बहुत कम है, क्योंकि सब कुछ मटेरियलाइज हो रहा है। तो आप उसको कैसे समझते हो कि वो इस चीज़ को कैसे हैंडल करें ऐसे हालात में से उनको गुजरना पड़े? सर स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी है, लड़कियों का खासकर। मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि लोगों में मेंटालिटी ये है कि लड़कियों में संस्कार होने चाहिए, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि संस्कारों की ज़्यादा ज़रूरत तो लड़कों को है। लड़कियां फिर भी निभा लेती हैं, लड़कियां फिर भी उस चीज़ को अपने अंदर समा लेती है कि हमें एडजस्ट करना है, बहुत हद तक एडजस्टमेंट वो करती हैं। संस्कार लड़कों में ज़्यादा ज़रूरी है और लड़कियों में स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, हम उल्टा करते हैं, लड़कियों को संस्कार सिखाते रह जाते हैं, लड़कों को स्ट्रांग बनाते रह जाते हैं। मैं तो इस चीज़ को गलत मानती हूँ। मैं तो ये मानती हूँ कि लड़कों में ज़्यादा संस्कारों की ज़रूरत है और लड़कियों को स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। भगवान ना करे किसी लड़की को मेरी तरह लाइफ स्ट्रगल में जाना पड़े, है ना, इस तरह कुछ उसके सामने पेश आए, पर अगर कभी आता है तो स्ट्रांग रहना चाहिए, झुकना नहीं चाहिए। गलत के आगे तो कभी मत झुको। एक फेज़ होता है कि चलो आपका बहुत ही वीक पॉइंट आ गया है, आपको लगता है कि सुसाइड जैसे ख्याल आने लग जाते हैं मन में, और लगता है कोई है ही नहीं, हम किससे अपना दर्द कहें, किससे अपना दुख कहें। पर वो सब चीज़ें अगर हम फेस करेंगे तो वो फेस हो जाती हैं। आज मैं देखिए, मैंने पढ़ाई भी करी, कई लोग मुझे बोलते हैं कि आपने लॉ करा है, उसके बाद भी आप लॉयर क्यों नहीं बने, आप तो टॉपर थे। हाँ जी, तो देखिए सेक्रीफाइस है वो मेरा, क्यों, हाँ वो सेक्रीफाइस ये है मेरा कि अब मैं जर्नलिज्म में हूँ, मैं अपना काम करती हूँ, है ना, तो उसमें मुझे बेनिफिट ये है कि मैं कभी भी अपने बच्चे के पास जा सकती हूँ। इंडिपेंडेंट। आज वो 15 इयर्स का, लेकिन एक टाइम था वो छोटा भी था, तो मैं कभी भी उसके पास जा सकती थी। लेकिन अगर मैं किसी लॉयर को अगर मैं असिस्ट करती तो 5-7 साल तो उसमें लगते ही है ना। बट वहाँ पे एक टाइम की बाउंडेशन होती मेरे साथ कि आपको इस टाइम से इस टाइम तक तो ऑफिस रहना है। तो मैं अपने बेटे को किसी क्रैची या किसी मेड के हवाले नहीं करना चाहती थी। जिस बच्चे के लिए मैंने ये स्टेप लिया उसको फिर मैं अकेले कैसे छोड़ देती। बहुत तो स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। शिनाया जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और सच है कि आज हम कहते हैं ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हाँ, लेकिन हमें कहना चाहिए कि बेटी पढ़ाओ स्ट्रांग बनाओ। बिल्कुल, बेटी को पढ़ाओ और स्ट्रांग बनाओ, बच खुद जाएगी। बिल्कुल, हाँ, ठीक है ना। तो समाज में रहना है ना, तो वो कहते हैं ना कि जैसे कोयले की खान में हीरा रहता है, और हीरा कैसे बनता है हम जानते हैं कि हजारों करोड़ों प्रेशर्स,
जो दबाव पड़ते हैं जी। तो वो एक कोयले का जो एक टुकड़ा होता है हीरे में कन्वर्ट होता है। तो ऐसे ही पूरी जिंदगी की जो तमाम मुश्किलात होती हैं, तमाम हमारे साथ जो अच्छा बुरा होता है, उस सब का निचोड़ होता है कि एक इंसान आप जैसा स्ट्रॉन्ग बनता है। तो मैं आपको आपकी इस मजबूती के लिए सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू। तो और आगे कहता हूँ कि खुदा पाक आप पे ऐसे ही नवाजिश रखे। मैम एक क्वेश्चन आपसे ये कि आपने 17 साल अपने बेटे के साथ गुजारे। जी। मैं कहता हूँ समाज में 17 दिन निकालने बहुत मुश्किल, जैसा आज समाज चल रहा है। हम जगह जगह पे देख रहे हैं कि लड़कियों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। तो आपने इसको मैनेज कैसे किया? आपको कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ा? सर देखिए, शादी के बाद कुछ टाइम बाद ही मैं अलग हो गई थी, है ना, और उसके बाद मैं चंडीगढ़ वापस आ गई थी क्योंकि मेरा बचपन चंडीगढ़ में गुजरा है। अब जहाँ तक बात करें कि एक अकेली लड़की और समाज, तो मैं तो ये कहती हूँ कि सर जिस तरह के लोग मुझे मिले हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता कि वो लोगों की मेंटालिटी क्या होती है एक लड़की को देखकर, है ना, उन लोगों की क्या सोच। इतने मानसिक बीमार लोग। अगर एक लड़की अकेली है तो डजंट मीन दैट कि वो अवेलेबल है, या आप उसकी ज़िंदगी के फैसले लेने स्टार्ट कर दो, या आप ये सोचना स्टार्ट कर दो कि हम इससे दोस्ती कर लें या हम इससे बात कर लें। आप उसकी लाइफ को देखो कि वो कहाँ से आई है, और उसको अगर आपको इतना ही उससे अपनापन है तो आप उसको बहन बनाइए, है ना, आप उसको बेटी की तरह प्यार दीजिए। अब देखिए मैं बताती हूँ आपको, मुझे ऐसे ऐसे लोग मिले हैं जो ये सोचते थे कि अकेली है तो पता नहीं हम लोग कुछ भी बात कर लेंगे। मुझे लोग कहते हैं कि बहुत कड़वा बोलती है। मैं बड़ी शांत थी सर, मेरे जितना शांत बच्चा पूरे ख़ानदान में कोई नहीं था। अभी मैं कुछ सालों से जो ये कड़वा बोलना स्टार्ट किया है, अगर मैं कड़वा ना बोलूँ ना सर, मीठा मीठा बोलूँ, तो मीठे पे तो फिर मक्खियाँ बहुत आती हैं। नाइस, बहुत बढ़िया बात है ना, मीठे पे तो मक्खियाँ बहुत आती हैं, और इन मक्खियों से दूर रहने के लिए हमें कड़वा करेला बनना पड़ता है। अगर मैं स्ट्रांग नहीं बनूंगी तो सर नोच खाने को तैयार हो जाते हैं। सही बात है। शनाया की ज़बान दिख जाती है कि शनाया ने हमें कड़वा बोल दिया, लेकिन उसके पीछे बोला क्यों है? आप मुझसे इज्जत से बात करेंगे तो कारण कोई नहीं पूछता। हाँ, I agree to you। बिल्कुल। तो आप मुझसे इज्जत से बात करेंगे, मैं आपसे इज्जत से बात करूंगी, लेकिन आप की मेंटालिटी, एक औरत जो होती है वो मर्द की मेंटालिटी समझ जाती है, लेकिन अगर मैंने आपकी मेंटालिटी समझ ली तो फिर मैं आपको वैसे ही ट्रीट करूंगी। तो ऐसे ऐसे लोग मिले हैं सर, लेकिन सिर्फ कुछ टाइम का था ये। उसके बाद जब इन्होंने देखा कि यार है तो अकेली लेकिन है मजबूत, क्या बात है, क्योंकि मेरे साथ खुदा का सहारा रहा हमेशा, तो मुझे फिर प्रॉब्लम्स इतनी नहीं आई। लेकिन लड़कियों को बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। उन लड़कियों को मैं छोटी सी बात कहना चाहूँगी कि कभी आप इन चीज़ों से बिल्कुल भी अपने आप को परेशान मत करिए कि कोई आपको कुछ बोल रहा है, कोई आप पे नज़र रख रहा है। जवाब दीजिए, डट के जवाब दीजिए, सामने वाले की नज़र झुकाने की हिम्मत रखिए। क्या बात है जी, शाबाश। तो मैं ना आपका अहम सरनेम अहम है, अहम है। हाँ जी। अच्छा जी, तो शनाया ये अहम कैसे लगा? सर वैसे तो मैं जो आती हूँ चौहान फैमिली से आती हूँ। मेरे फादर जो हैं, हम लोग चौहान वंश के हैं, तो मेरे फादर चौहान ही लगाते थे और हमने हमेशा शनाया चौहान के नाम से लोग मुझे जानते भी हैं। पर जब फादर जब तक थे तब तक मैं चौहान रही हूँ। देखिए फादर की डेथ होने के बाद भी सरनेम नहीं चेंज होता, पर मेरे साथ ज़िंदगी कुछ ऐसे खेल खेलती है ना, मुझे मज़ा आने लगा है। कहते हैं ना कि जिंदगी खेलती भी उनके साथ है जो बेहतरीन खिलाड़ी होते हैं। रब चुनता भी उनको है जो योद्धा होते हैं। खुदा उसी की आजमाइश करता है, हाँ, जिसको काबिल समझता है। जो योद्धा ही नहीं है उनको मैदान में उतारना ही क्यों? क्या बात है। तो मैं चौहान रही, लेकिन जब फादर की डेथ हो गई उसके बाद चलो गैर तो गैर, हमारे तो अपने अपने नहीं रहे। मेरे फादर का जनाजा नहीं उठा था, मेरे रिश्तों का जनाजा उठा था। तो मतलब जब फादर का जनाजा उठा तो मेरे लिए दरवाजे ऐसे थे, क्योंकि मदर का कुछ वो नहीं था नहीं, है ना, भाई सोतेले सारे, पापा गए तो सब चले गए। फिर जो उस टाइम पे मेरी स्ट्रेंथ बन के खड़ा रहा, मेरी ताकत बन के खड़ा रहा, मुझे संभाला जिसने, वो मेरा बेटा था। हाँ, वो छोटा सा था उस टाइम, वो 10 साल का था, और 10 साल की एज में उस बच्चे ने मुझे ऐसे संभाला जैसे मेरे पिता हैं। ठीक है, मैं उसकी उस टाइम मानी, वो मेरे पिता बनके, मेरा मतलब फादर बनके वो रोल उसने निभाया। तो मुझे लगा कि अगर यही है मेरा सब कुछ, यही मेरे लिए सब कुछ कर रहा है, यही मुझे इस डिप्रेशन से निकाल रहा है, तो फिर यही मेरे नाम के साथ, मेरी आखिरी सांस के साथ जुड़ेगा। तब मैंने शनाया अहम जोड़ा। लेकिन इन सब के बीच एक चीज़ मैं छोटी सी और कहना चाहूँगी कि एक और रिश्ता मेरे पास है, जिस रिश्ते को मैं रब का दिया हुआ तोहफा मानती हूँ, और जो मुझे खुशियाँ नहीं मिली, जो चीज़ें मुझे नहीं मिली, जो रिश्ते नहीं मिले, उन सब चीज़ों का मुआवजा मानती हूँ कि रब ने वो मुझे मुआवजा दिया है, और वो है मेरे बाऊजी NK शर्मा।
क्या अगर आप उन्हें जानते हो। या नहीं, एनके शर्मा आई नो हाँ। बहुत अच्छे इंसान क्योंकि जब मेरे फादर की डेथ हुई, जी। लीडर्स जानते थे, पत्रकार जानते थे, चलो सांत्वना के मैसेज दे देते हैं, एक दुनिया दिखावा जी है ना। एनके शर्मा एक पहले और आखिरी इंसान ऐसे थे जिन्होंने मतलब मेरे सर पे हाथ रखा बेटी की तरह, हाँ और उन्होंने ये एहसास दिलाया कि पिता एक गए हैं लेकिन दूसरा बैठा है। ये खुदा की हाँ। नवाजिश है। और मैं उनको पिता, माँ, भाई, बहन, दोस्त सब कुछ मानती हूँ। तो मैं बड़े अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे एक एनके शर्मा मेरे बाबूजी के रूप में मिले और एक मेरा बेटा मेरे साथ है। यहाँ पे मुझे ना एक दोहा रहीम जी का याद आ रहा है कि जब लग पैसा गांठ को तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहा ना पास यार मुख से ना बोले, कह गिरदर कबराए जग तुझे लेखा भाई, करत बेगर्जी प्रीत यार बिरला को साए। बिल्कुल। सो बिना गर्ज बिना मतलब के जो इंसान खड़े होते हाँ, हैं वो भगवान का रूप वो भगवान का रूप और होते उसके फरिश्ते होते हैं। हाँ। तो हर एक की जिंदगी में कोई ना कोई फरिश्ता होता है। बिल्कुल। तो खुदा मेरी सबको जिंदगी में एनके फरिश्ता शर्मा। हाँ जी। तो चलिए लास्ट में वाइंड अप करने से पहले मैं आपसे एक बात और पूछूंगा। देखिए जिंदगी में हर किसी की ज़रूरत है। पर मैं कह दूं ना कि इससे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं इसको फेस झूठ बोलता हूँ कि ज़िंदगी है। चलो आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा ट्विस्ट है कि जिसे आप समझो हाँ यार ये अगर हो तो क्या बात है। अगर मैं अपनी लव लाइफ की बात करूं जी। तो जब कुंवारी थी तब भी कोई अफेयर नहीं रहा, शादी के बाद कोई अफेयर नहीं रहा, इतने सालों से अकेली हूँ। हालांकि लोगों ने कहा था कि कुछ अच्छे मिले कुछ बुरे मिले, लेकिन अच्छे लोग भी ऐसे मिले मुझे जो शादी भी करना चाहते थे। पर एक दिल से आवाज़ आती है या और मैं दिमाग से बहुत कम काम लेती हूँ। मेरे लिए डॉक्टर के रिश्ते आए, मेरे लिए एक फौजी का रिश्ता आया, बेटा होने के बाद भी, अलग होने के बाद, है ना। जी। पर मैं ये सोचती हूँ कि जो दिल से पहली आवाज़ निकलती है वो आवाज़ खुदा की आवाज़ होती है। या तो अब मैं जो बोलने जा रही हूँ मुझे नहीं पता लोग क्या कहेंगे, लेकिन मेरे फादर ने एक चीज़ सिखाई है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, या और ये रोग नहीं पालना, जो है बोलो, ठीक है। अपनी एक शख्सियत एक अलग बनाओ, भेड़ चाल में नहीं। तो मैं जो चीज़ आपसे बताने जा रही हूँ अपनी पर्सनल लव लाइफ, यस आई लव समवन। मैं करती हूँ, किसी को प्यार करती हूँ और बहुत ज़्यादा करती हूँ, और ये इज़हार मैंने उनसे किया भी है। लेकिन मेरी मोहब्बत जो है सर वो बहुत अलग है। मैं नहीं कहती मैं उन्हें पालूँ, मैं उन्हें हासिल कर लूँ। मैं ये चाहती हूँ कि समर्पित, मेरे प्यार में समर्पण है कि मैं समर्पित हो जाऊं कि मैं उन्हें क्या दे सकती हूँ, गुड, मैं उनके लिए क्या कर सकती हूँ। भले से वो मुझसे मीलों दूर रहें, भले से हम कभी मुलाकात भी हमारी ना हो अकेले में, भले से कभी हम एक दूसरे के साथ कहीं घूमे फिरे ना। और पहली बात सर मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं थोड़ी सी आउटडेटेड हूँ, ठीक है। मैं आज के ज़माने की लड़कियों में नहीं हूँ कि शॉपिंग करा दे, घुमाने ले जा और ये कर लो, वो चीज़ें नहीं चाहिए। वो जहाँ हैं वो खुश रहें। और देखिए जैसे खुदा होता है, हमें पता है, हमने देखा नहीं, पर वो है, हमारे लिए काफ़ी है। तो ऐसे जिनको मैं मोहब्बत करती हूँ वो हैं, उनका होना ही मेरे लिए काफ़ी है। मैं उनको पूरी तरह समर्पित हूँ कि मैं उनके लिए क्या कर सकती हूँ। पर मैं कभी ये नहीं सोचती, अल्लाह जानता है कि मैं कभी भी दुआ में ये नहीं मांगती कि वो मुझे मिल जाए, मैं उससे हासिल कर लूँ, ठीक है। वो जहाँ है, जिन लोगों के बीच है, वहाँ खुश रहे, उसको खुशियाँ मिले। मेरे से जितना उनके लिए हो सके वो मैं करूँ, ये मेरी मोहब्बत है। हालांकि हम शादी ना करें, शादी ना नहीं हो सकती, वो चीज़ें मेरे लिए मैटर नहीं करती। एक रूहों का जो बंधन होता है ना सर, वो है मेरा। इसलिए मैंने कहा कि मैं थोड़ी हीर रांझा, ससी पुन्नू वाली कैरेक्टर हूँ। मैं मोहब्बत में देना चाहती हूँ, पाना कुछ नहीं है। देखिए प्यार का मकसद ना सिर्फ पाना नहीं होता। हाँ बिल्कुल। प्यार, जिससे प्यार होता है ना, उसके लिए बंदा पूरी कायनात से लड़ जाता है। बिल्कुल। तो इसलिए चलिए इंशाल्लाह खुदा करे कि आपको आपकी मोहब्बत मिले, यही हमारी दुआ है। शुक्रिया। तो इसी से इस बातचीत को यहीं पे विराम देते हैं। खुदा करे आगे फिर मिलेंगे तो किसी और टॉपिक पे फिर आपसे बात करेंगे। धन्यवाद। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। धन्यवाद।